मॉर्निंग इंडिया। मैं विनोद अग्रवाल आपके साथ जुड़ा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि आपको विदित है, समय समय पर हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ फंड मैनेजमेंट टीम से सुधीर केडिया साहब अवेलेबल है, जिनको लगभग इंडस्ट्री का 16-17 साल का एक्सपीरियंस है। रिच एजुकेशन है, हायर क्वालिफाइड है और बड़े बड़े फंड हाउस में काम किया है और अच्छे रिजल्ट्स पास्ट में दिए हुए हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हुए हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड रिटर्न है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। और जब से प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड सुंदरम में मर्ज हुआ है, जब से सर सुंदरम के अंदर एज ए फंड मैनेजर डील कर रहे हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ सुधीर केडिया साहब। नमस्कार विनोद जी। केडिया साहब, आपको लगभग 16-17 साल का रिच एक्सपीरियंस है। इंडियन इकोनॉमी ने लास्ट 4-5 डिकेड के अंदर ऑलमोस्ट 42 ईयर्स के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डबल डिजिट रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट 16-17% का सीएजीआर के रूप में कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। तो आपका क्या गुड फील कहता है? आपका आई विटनेस है ऑलमोस्ट 2 डिकेड का। तो आपका इंडियन इकोनॉमी के प्रति क्या फेथ है, और एक इन्वेस्टर को इंडियन इकोनॉमी में वाया म्यूचुअल फंड, वाया इक्विटी मार्केट पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, और लगाता है तो अप्रोक्सीमेट क्या रिटर्न आ सकता है? ऑल्दो म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पास्ट परफॉर्मेंस मे और मे नॉट परफॉर्म इन द फ्यूचर, ये सभी रूल्स रेगुलेशंस लागू होते हैं। बट आपको आई विटनेस है, आप एज ए इन्वेस्टर का रियल मनी मैनेज करते हो, तो आपका क्या गुड फेथ कहता है? धन्यवाद विनोद जी। आपने एक क्वेश्चन में काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ हाँ। साहब, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है जब भी हम लोग किसी इन्वेस्टर को से बात करते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो उसका अप्रोच होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म अप्रोच होना चाहिए। कोई भी रिटर्न शॉर्ट टर्म में हम लोग नहीं बता सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा, पर जब हम लोग लॉन्ग टर्म लंबे जैसे की दिशा को देखते हैं तब वो चीज बहुत क्लियर होती है। उदाहरण के तौर पर आप लीजिए कि आज इंडियन इकोनॉमी जो है मोटा मोटा $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और पर कैपिटा इनकम जो है वो मोटा मोटा $2,500 पर कैपिटा इनकम है। एब्सोल्युटली राइट सर। आप यहाँ से आने वाले 10 साल 12 साल के पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो हम लोग ने एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि मान लीजिए 6% की रियल जीडीपी और 6% का इन्फ्लेशन रहे मोटा मोटा, तो एब्सोल्युटली राइट। 12% की अपना नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ रेट हो जाती है। इसमें अपने अगर मान लीजिए 3% का ये पकड़ लेते हैं कि रुपये डिप्रिसिएशन होगा, तो 9% का क्या अगर डॉलर टर्म्स में ग्रोथ आएगी। राइट। हो सकता है कि ये कैलकुलेशन थोड़ा इधर उधर हो, कोई साल ऐसे नहीं जाए जैसे हम लोग सोच रहे हैं, तो आने वाले 10-12 साल में हम लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमी 3-3.5 गुना हो जाएगी। यानी आज $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो $10 ट्रिलियन। आपने 5 ट्रिलियन बोला तो मैं 10 ट्रिलियन पे आ रहा ग्रेट ग्रेट सुपर। हूँ, राइट? सो अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो फिर उसी तरह आपके पैसे भी उसी तरह बनेंगे। राइट। सेकंड चीज क्या है कि आज अगर जो आप 2-2,500 डॉलर पर कैपिटा इनकम है, 2030 तक ये मोटा मोटा 4,500 से $5,000 पर कैपिटा इनकम हो जाएगी। हम लोग ने पास्ट में कई बार देखा है कि जब भी ये $2,500 $3,000 का थ्रेशोल्ड जब पार करती है कोई भी इकोनॉमी, वहां पर एक हॉकी स्टिक इफेक्ट आता है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन। राइट। उदाहरण के तौर पर आप समझिए, 2006 में चाइना की जो पर कैपिटा इनकम थी मोटा मोटी इसी लेवल। ओके। उस समय उनकी कार की पेनिट्रेशन थी 16 कार्स पर 1000 पीपल। ओके। बाय 2012 देयर देयर कार पेनिट्रेशन इंक्रीज टू 64 कार्स पर 1000 पीपल, 64 कार पर 1000 पीपल। यानी क्या 16 से 64 हो गई, क्वाड्रुपल हो गई पेनिट्रेशन। So राइट। this is the kind of growth which that economy had seen. We believe the Indian economy will also see a similar kind of trajectory. Whether this steep or not, only time will say. लेकिन ये इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड होता है। सो ये एक कंजम्पशन का पिलर है। सिमिलरली अगर आप दूसरी तरफ से देखो इसी चीज को, अगर आप 1990 से 2000 के दशक में देखो, तो एक अ, आम आदमी जो $100 कमाता था, मान लीजिए एवरेज में अगर मैं देखूं, तो करीब करीब $50 जो है उसका खर्चा होता था टूवर्ड्स बेसिक नेसेसिटी, रोटी और कपड़ा, एब्सोल्युटली राइट। राइट? 2025 तक वही $50 $25 हो गया। यानी आज आप $100 कमा, लेट्स से वी आर स्टैंडिंग 2025, तो आपकी बेसिक नेसेसिटी में सिर्फ $25 खर्चे हो इंडिया एज अ होल। यानी कि $25 आपके पास एक्स्ट्रा हो गया जो आप
पहले बेसिक नेसेसिटी में खर्चा करे तो वो आप कंजम्पशन में खर्चा करो, या इन्वेस्टमेंट करोगे, या अपने चाइल्ड के एडुकेशन की तरफ करोगे, कोई भी करोगे, लेजर करोगे वो, और जैसे ही आप और आगे जाओगे ये नंबर और बढ़ जाएगा। सो देयर राइट। इज गोइंग टू बी कंजम्पशन बूम इन द कंट्री, एंड इसलिए $2,500 पर कैपिटा इनकम बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक इंजन हो गया ग्रोथ की। दूसरे इंजन अगर आप देखो तो वो है इन्वेस्टमेंट। आज मोटा मोटा जो है अ, अ, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है इंडियन इकोनॉमी की, वो करीब करीब 76-77% के आसपास चल रही है। इतनी बड़ी कंजम्पशन बूम आएगी तो अपने को कैपेसिटी लगानी पड़ेगी, इसलिए इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी आ रही है। दूसरी तरफ सरकार का ये फोकस काफी बड़ा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। ओके। आत्मनिर्भर भारत में दो पहलू है, एक कि आप ज्यादा एक्सपोर्ट्स करो, और दूसरा आप कम इंपोर्ट करो। तो राइट। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड हायर शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स, एब्सोल्युटली राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट पिलर है गोइंग फॉरवर्ड। आपने मोबाइल फोन का एग्जांपल देख लिया, एप्पल कंपनी करीब करीब 7% ऑफ प्रोडक्शन अभी इंडिया से बनाना शुरू कर दी। इंडिया एब्सोल्युटली। जो है अब नेट एक्सपोर्टर हो गया मोबाइल फोन का, जो कि नेट इंपोर्टर था। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूँ कि वैल्यू एडिशन आज भी कम है, पर आने वाले 5-7 साल में वैल्यू एडिशन, दिस इज वन एग्जाम्पल। सिमिलरली आप देखो कि डिफेंस सेक्टर में काफी चीज जो हम लोग इंपोर्ट करते थे, गवर्नमेंट का फोकस है टुवर्ड्स मेक इन इंडिया। ये सारी एब्सोल्युटली। चीजें क्या है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी। अनदर थिंग इज कि सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, जो कि चाइना में जो प्रोडक्शन हो रहा था, काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज सोच रही है कि उनको चाइना पे अपनी डिपेंडेंस कम करनी है। इंडिया विल बिकम अ बेनिफिशियरी ऑफ दैट डाइवर्सिफिकेशन, यानी क्या इंडिया को थोड़ा उसका बेनिफिट आएगा, जो कि वहां से राइट। प्रोडक्शन शिफ्ट होगा। ये सारी चीजें के हिसाब से वो एक इंजन है। तो ये दोनों इंजन जब फायर करेंगे तो $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी मेरे समझ में बहुत बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि हम लोग इसको पहले ग्रैब कर लें, पर 10-12 साल में दैट्स अ वेरी फेयर एस्टिमेट दैट वी विल अचीव दैट। ओके। ओके। सुधीर सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, और ये प्रैक्टिकल है कि आज की डेट में 2500 अप्रोक्सीमेट पर कैपिटा इनकम है। जब इंसान की इनकम बढ़ेगी तो डेफिनेटली कहीं कहीं डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस होंगे, तो कंपनीज के सेल इंक्रीज होंगे, और कंपनीज की सेल इंक्रीज होगी तो कहीं कहीं वो उनके स्टॉक प्राइस में भी दिखेगी, तो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में भी वो सपोर्ट करेगा। तो लंबे टाइम में तो हम भी कहते हैं कि इन्वेस्टर को डेफिनेटली बेटर रिटर्न मिलता है, और हम लोग भी कहते हैं कि मिनिमम 84 मंथ्स का विजन हो तो ही वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर आए, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जा सकते हैं, क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट सुटेबल नहीं है। तो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि सर आपको इतना रिच एक्सपीरियंस है, म्यूचुअल फंड बहुत ही सुप्रीम प्रोडक्ट है, बट समय समय पर रेगुलेटरी अपने नॉर्म्स को चेंज करते हुए इन्वेस्टर के फेवर में डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेती रहती है। कुछ समय पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ने हर एक प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशंस कर दिया था कि लार्ज कैप कैटेगरी ये होगी, मिड कैप ये होगी, स्मॉल कैप ये होगी। तो आपका कॉन्शियस आज की डेट में किस पर्टिकुलर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के ऊपर क्या व्यू है? क्या इन्वेस्टर को रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप में अगर कोई हाई रिस्क लेने वाला कैटेगरी वाला इन्वेस्टर है तो उसको एक्सपोजर लेना चाहिए? ऑल्दो आप 2-3-4 कैटेगरी के स्टॉक्स के अंदर साथ साथ म्यूचुअल फंड में आप मैनेज करते हो, तो आपको मिड कैप लार्ज कैप दोनों का एक वेल एक्सपीरियंस है, आपका क्या ओपिनियन है? अब देखो ऐसा है कि जैसे अगर $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन बनेगी, राइट, हम्म। तो सब कंपनीज अच्छा करेंगी, चाहे वो लार्ज कैप कंपनी हो, चाहे स्मॉल कैप कंपनी, चाहे मिड कैप कंपनी। ऐसा नहीं है कि एक सेट ऑफ कंपनीज अच्छा करेगी, दूसरा सेट ऑफ अच्छा नहीं करेगी। ग्रेट। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि रिलेटिव रिटर्न्स किस में ज्यादा आएंगे और किस में कम आएंगे। तो रिलेटिव रिटर्न्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ओवर लॉन्गर टर्म लार्ज कैप से ज्यादा आते हैं। ये प्रूवन बात है। इसमें कोई हम लोग को एक्सपेरिमेंट नहीं करना, या इसमें दिस इज एम्पिरिकल एविडेंस। जस्ट क्योंकि उसका बेस लार्ज कैप का बड़ा होता है और स्मॉल कैप और मिड कैप का छोटा होता है, इसलिए उसकी ग्रोथ थोड़ी बड़ी हो सकती है। पर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि लार्ज कैप और स्मॉल कैप, मिड कैप, हम लोग को ऐसा देखना चाहिए कि उस वो जो वो कंपनी जिस मार्केट में ऑपरेट कर रही है, वो मार्केट की साइज कितनी बड़ी है। जैसे जैसे मार्केट की साइज बढ़ती है, ऑटोमेटिकली वो कंपनीज की सेल्स बढ़ती है और वो आगे बड़ी हो जाती है। एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो ऑयल एंड गैस में कोई स्मॉल कैप कंपनी काम नहीं कर सकती, उसमें कैपिटल की लागत ही बड़ी उस ग्रेट सेक्टर में, ग्रेट, सुपर करेक्ट। सुपर। तो
सिमिलरली मान लीजिए कोई ऐसा सेक्टर है जिसकी साइज ही छोटी है, तो उसमें कोई कंपनी स्मॉल कैप लार्ज कैप नहीं बनी। सो राइट। साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी जो हम लोग बोलते हैं वो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड कि कोई कंपनी आज कितनी बड़ी है, फ्यूचर में कितनी बड़ी हो सकती है। राइट। एंड रही बात कि आज निवेशक को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, वो फैक्टर है कि उसकी रिस्क एपेटाइट कितनी है। एंड दैट इज अ पर्सनल चॉइस इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन। क्योंकि क्या है कि आज चाहे मिड कैप हो चाहे स्मॉल कैप हो, वो लार्ज कैप से ज्यादा वॉलेटाइल। एंड एंड मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, कभी ऊपर की तरफ की रहेगी, कभी नीचे की तरफ की। एब्सोल्युटली राइट। काफी बार हम लोग ने देखा है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इस वॉलेटिलिटी को उन लोग सहन नहीं कर पाते हैं, एंड देन दे एंड अप टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, और टेकिंग डिसीजंस एट रॉन्ग टाइम। तो उस केस में फिर उनका एक्सपीरियंस खराब हो जाता सुनील सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि इन्वेस्टर का प्रॉपर एसेट एलोकेशन होना चाहिए, पर्टिकुलर कितनी उसकी रिस्क एपिटाइट है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिसाइड करना चाहिए कि कितना स्मॉल कैप में लेना है, कितना लार्ज कैप में लेना है, कितना मिड कैप में लेना है। और आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया कि ऑलवेज लार्ज कैप को मिड एंड स्मॉल कैप बीट ही करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, क्योंकि वहां पे रिस्क ज्यादा है तो रिवार्ड भी ज्यादा ही आने वाला है। और लॉन्गर ड्यूरेशन इट कैन बी डिफरेंट इनटू द शॉर्टर ड्यूरेशन, क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन में कौन सा सेक्टर चलने वाला है, कौन सा मिड कैप चलने वाला है, लार्ज कैप चलने वाला है, स्मॉल कैप चलने वाला है, इट इज ऑल डिफरेंट स्टोरी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑल्दो आप सुंदर के अंदर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मैनेज कर रहे हो, एक लेमन न्यू इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप बहुत ही बेहतरीन कैटेगरी है, इसके अंदर स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप तीनों कैटेगरी अवेलेबल होती है। और फंड मैनेजर के अकॉर्डिंग वो निवेश कर सकता है, क्योंकि जिसमें उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है वहां पे निवेश कर सकता है, चाहे वो लार्ज कैप कैटेगरी हो, चाहे वो मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो। तो आपका पर्टिकुलरली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को लेके क्या ओपिनियन है सर? है। हाँ, आपने सही कहा कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है हमेशा फंड मैनेजर के पास कि वो किस में कर सकता है। हम लोग इस तरह से देखते हैं, हम लोग बॉटम अप अप्रोच देखते हैं कि कौन सी कंपनी कौन सा सेक्टर बेटर कर सकता है। ये एक हम लोग का 6 पिलर फ्रेमवर्क है, जैसे कि उसमें साइज ऑफ अपॉर्चुनिटीज की थे, जिसको हम लोग बिजनेस डायनामिक्स बोलते हैं। उसके बाद सेकंड पिलर है कि वो कंपनी जो ऑपरेट कर रही है उसकी प्रॉफिट मार्जिन कैसी है, अ, अ, क्या वो वैल्यू एडिशन कर रही है कि नहीं कर रही है, कैन इज प्रॉफिट whether his profits will grow faster than the top line not or not, मैनेजमेंट क्वालिटी कैसी है, मैनेजमेंट का कैपिटल एलोकेशन एंड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस कैसा रहा है, आरओसी फैक्टर क्या इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इट इज डिटोरिएटिंग, एंड लास्ट इज वैल्यूएशन। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम लोग डिसीजन लेते हैं। एंड देन वी ऑल्सो आर वेरी कॉग्निजेंट इन टर्म्स ऑफ कि बेंचमार्क में कैसा है, कि जैसे हम लोग का एक रिस्क फ्रेमवर्क है विच अलाउज अस ओनली टू अ सर्टेन लिमिट, कि भाई हम लोग कितना डेविएट कर सकते हैं वर्सेस बेंचमार्क, बोथ एट द सेक्टर लेवल एट द स्टॉक लेवल। सो वी आर वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्टर्स। इस फ्लेक्सिब के कैटेगरी में हम लोग का बेंचमार्क है एनएसई 500। सो अगर आप पोर्टफोलियो उठा के देखोगे तो आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर। एंड मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोसेस जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ये प्रोसेस को फॉलो करते रहेंगे तो अपने आप रिटर्न आता चला जाएगा, एंड ओवर करेक्ट। द लॉन्गर टर्म चीजें ऑटोमेटिक डिलीवर हो जाएगी। अगर आप बाकी भी स्कीम्स हम लोग की देखोगे, हम लोग सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हैं हर स्कीम। करेक्ट। एंड कि आप फ्लेक्सी कैप में कह रहे हो कि आप एक वेल डिफाइंड प्रोसेस फॉलो करते हो, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप उसका मैनेजमेंट, कैश फ्लो, बॉटम अप अप्रोच, एवरीथिंग आप चेक करते हो। तो एज ए लेमन इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सी कैप में तीनों कैटेगरी अवेलेबल है, क्या डबल डिजिट रिटर्न आराम से आने की उम्मीद है ओवर द डिकेड टू डिकेड? सब मैं इस चीज को इस तरह से बताना चाहूंगा कि आप समझो कि आज जैसे मैंने आपको नॉमिनल जीडीपी बोला रुपी टर्म्स में, छह एब्सोल्युटली राइट। परसेंट 6% रियल जीडीपी ग्रोथ रेट एंड 6% इन्फ्लेशन, एक 12% हम लोग एस्टिमेट करें। अगर 12% की जीडीपी ग्रोथ होती है तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर शुड ग्रो फास्टर देन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मान लीजिए 2% एडिशनल ले लो, सो लेट्स से 14% ऑर्गेनाइज सेक्टर ग्रो करेगा। विद इन दैट 14%, विद इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर अगेन द लिस्टेड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर शुड ग्रो बेटर देन द अनलिस्टेड। क्यों? करेक्ट। कारण ये है कि उनको अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बेहतर है,
टैलेंट अट्रैक्शन उन लोग ज्यादा कर सकते हैं। सो लेट्स एब्सोल्युटली से उन लोग और 1-1.5% एक्स्ट्रा हायर ग्रोथ करते हैं, तो 15-15.5% की ग्रोथ वो डिलीवर कर सकते हैं। करेक्ट। अगर और उसके अंदर विद इन दैट, आज मान लीजिए इफ वी डू आवर जॉब बेटर, तो वी शुड बी एबल टू एड another 1-1.5% higher returns on that, करेक्ट। and then you subtract some fees and some mistakes as well from our side, correct? So uh, जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस ऑर्गेनाइज सेक्टर उतना रिटर्न मेरे हिसाब से बनना चाहिए। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि कोई साल अच्छा है, कोई साल खराब है, बट दैट्स द मैथ्स आई एम सेइंग। आई डोंट वांट टू गिव यू अ स्पेसिफिक नंबर, क्योंकि वो बोलना बहुत ही रॉन्ग दिशा देनी होगी या रॉन्ग राइट। एक्सपेक्टेशन सेट करना होगा, बट राइट। किसी एब्सोल्युटली भी राइट। इन्वेस्टर्स को ये हिसाब से सोचना चाहिए। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो सुधीर सर, आप ये कहना चाह रहे हो कि जो नॉमिनल जीडीपी प्लस जो इन्फ्लेशन रहने वाला है उसमें कुछ अल्फा जनरेट रहने की उम्मीद है, डिपेंड ऑन द कि आप क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अल्फा जनरेट कर रहे हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि जो लिस्टेड स्पेस में है उनके पास कैपिटल का कोई इशू नहीं होता है, तो वो अच्छा ब्रेन कंपनी के अंदर हायर करके उसकी और अच्छी एक ग्रोथ हो सकती है। ऑलरेडी जैसे कि काफी बार हमने डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज के अंदर देखा है कि जो शू मार्केट है उसके अंदर बहुत लिस्टेड स्पेस में बहुत कम लोग थे, अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। पहले बाटा ही था, अब धीरे धीरे इंडियन कंपनीज के अंदर शू मार्केट के अंदर भी काफी सारे लोग लिस्टेड स्पेस में आ रहे हैं। तो बट वो वैसे जो अनऑर्गेनाइज था वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज हो रहा है। ऑर्गेनाइज में भी लिस्टेड स्पेस और अनलिस्टेड स्पेस का आपने बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से बताया है। केडिया साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि इक्विटी बहुत अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी बहुत वंडरफुल लगता है। आने वाले डिकेड टू डिकेड के लिए कोई पैसा डालता है तो कहीं कोई इशू नहीं है। होटल डिसीजन एक डिफरेंट स्टोरी है। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऑल्दो वो एक रिस्क हमेशा बनी रहेगी, रेगुलेटरी नॉर्म्स है। और इक्विटी में पैसा डाल रहे हैं तो इक्विटी के रिस्क तो हमेशा इसके साथ एसोसिएट रहने ही वाली है। और लॉन्गर टर्म कोई पैसा बनाना चाहता है तो एसआईपी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आज की डेट में इंडिया के अंदर एसआईपी बहुत फिनोमिनल रोल प्ले कर रही है। किसी जमाने के अंदर एफआईआई पैसा निकालता था तो पूरे इंडियन इकोनॉमी को हिला देता था। 2008 का सिनारियो और 2020 का सिनारियो डाउन ट्रेंड आई विटनेस है आपका और मेरा भी, क्योंकि मैं भी 2006 से वर्क कर रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर। और अभी लगभग 14,000 करोड़ का एसआईपी इनफ्लो आ रहा है, डीआई का इनफ्लोज है, और काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि यू कैन से कि ईपीएफओ का इनफ्लो है। इन सब चीजों को देखते हुए एसआईपी के बारे में क्या ओपिनियन है? अगर कोई इन्वेस्टर 10-15 साल का व्यू लेता है तो, और एक लेमन इन्वेस्टर जो हायर रिस्क लेने के लिए तैयार है, आप अज्यूम कीजिए कि विनोद अग्रवाल ही इन्वेस्टर है जिसकी अप्रोक्सीमेट 35 साल की उम्र है, हाई रिस्क लेने के लिए तैयार है, और जो पैसा उसके पास सरप्लस है वो केवल 35% पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो मान लीजिए वो 35% पैसा हो, तो उसमें से कितना मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप में होना चाहिए, और एसआईपी के बारे में क्या ओपिनियन? सब एसआईपी जो है बहुत ही सुंदर प्लान है। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप हर समय एब्जॉर्ब करते चले जाते सुपर हो और सुपर। एवरेजिंग हो जाती है, राइट? करेक्ट। आज मान लीजिए आप 1 जून को इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर 1 जुलाई को करो, फिर 1 अगस्त को करो, और इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे कोई भी समय हो आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप 10-15 साल के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो यहाँ से इकोनॉमी नेक्स्ट 10 से 12 साल में 3-3.5 गुना होनी चाहिए। तो एब्सोल्युटली। सिमिलरली आपका पैसा का रिटर्न उसी प्रकार से आएगा, प्लस समथिंग, राइट? सो ये बहुत ही सुंदर तरीका है अपने अपना इन्वेस्टमेंट करने का। और इसमें एक चीज और क्या होती है कि आज जब एसआईपी आदमी करता है तो मार्केट की वॉलेटिलिटी से वो विचलित नहीं होता है, राइट। वो घबराता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई कोई पैसा उसके नीचे में लगा हुआ, कोई पैसा ऊपर में लगा हुआ, एवरेजिंग में उसका पैसा कंसिस्टेंटली जा रहा है। सेकेंड चीज क्या होती है इसमें कि जैसे जैसे आपके पास इनकम आ रही है हर महीने थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए, तो एक जो बोलते हैं एक सिस्टम बन जाता है। मैं इस तरह से बोलूंगा कि आज आप फिजिकल हेल्थ में रोज एक्सरसाइज करोगे, आपका फिजिकल हेल्थ ठीक रहेगा। एक दिन करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रोज अच्छा एब्सोल्युटली। खाओगे, रोज एक्सरसाइज करोगे, आपका हेल्थ कंसिस्टेंटली ठीक रहेगा। उसी तरह एसआईपी रेगुलर करते रहोगे, आपकी फाइनेंशियल अच्छी रहेगी। जस्ट टू ड्रॉ एन एनालॉजी बिटवीन फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल। और राइट। किसी भी इंसान के लिए ये दोनों चीज। मोस्ट इम्पोर्टेंट। राइट। तो वो एक बात हो गई। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि भाई आज विनोद अग्रवाल 35 साल के हैं और उनकी एक 35% वो इन्वेस्ट करते हैं, क्या हिसाब में करनी चाहिए?
वो क्वेश्चन फिर मैं आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को ये नहीं मालूम कि विनोद अग्रवाल के बाकी रिस्क पैरामीटर्स कैसे हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो हमेशा वो चीज ध्यान में रखते हुए एसेट एलोकेशन करना चाहिए। ग्रेट। केडिया साहब, बहुत ही सुप्रीम तरीके से आपने तीनों क्वेश्चंस का आंसर किया, वन बाय वन। इकोनॉमी के बारे में, फंड के बारे में, एसआईपी के बारे में, और लॉन्गर टर्म में इंडियन इकोनॉमी बहुत ब्राइट दिखती है। और आपका जो कॉन्शियस कहता है कि अगले 10 12 15 साल में कम से कम 3 टाइम इकोनॉमी हो जानी चाहिए, अगर 12% भी एवरेज ग्रोथ आई इंडियन इकोनॉमी की, तो डेट इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी मार्केट। मैं लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूंगा आपकी तरफ से, कोई स्पेसिफिकली टिप्स जो ध्यान में रखनी चाहिए एक इन्वेस्टर को वेल्थ क्रिएशन थ्रू द इक्विटी वाया म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। आपका क्वेश्चन प्लीज एक बार रिपीट करेंगे, थोड़ी लाइन में प्रॉब्लम थी, क्लियर नहीं। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर, कि मैं आपसे एक छोटी सी टिप्स चाहता हूँ कि इन्वेस्टर को इक्विटी और म्यूचुअल फंड के माध्यम से वेल्थ सुपर क्रिएट होने वाली है आने वाले 10 12 15 साल के अंदर। जैसा कि सबको विदित है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत सुपर ग्रो कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, और हर चीज के अंदर कंजप्शन स्टोरी है, इंडिया के अंदर यंग पॉपुलेशन है। तो इन्वेस्टर के लिए कोई स्पेशल टिप्स जिससे उनकी वेल्थ के अंदर थोड़ा एक्सेलरेशन आ जाए। एग्जाम्पल के लिए कि कोई 12% 15% रिटर्न बना, तो 15 के बजाय 16 17 बन जाए, उनको क्या स्पेसिफिकली कैट टेक करना चाहिए जिससे उनकी सुपर वेल्थ क्रिएट। साहब एक ही चीज टेक केयर करना चाहिए कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइमिंग द मार्केट। आप जितना लंबा समय मार्केट में बिताओगे उतनी बड़ी कंपाउंडिंग होगी, जितना और आप टाइमिंग करने जाओगे तो वो आप वहां पर सक्सेस नहीं आ पाएगी, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है वो इंसान का दिमाग ठीक से समझ नहीं पाता है। किसी भी किसी को भी मैं खाली एक सलाह दूंगा, कितने साल में डबल करना है वो आपके ऊपर है। जब वो 8 टाइम्स होगा, 16 टाइम्स होगा, और 1 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, हम लोग 5 गुना कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 16 रुपया लगा, राइट। और जब आप इसको 10 लेवल तक जाओगे तो आपको पता चलेगा रुपया कितनी जोर से बढ़ता चला। तो इसलिए टाइम इन यू स्पेंड द मार्केट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज करेक्ट। कोई भी यंग इन्वेस्टर है, मान लीजिए उसकी 30 30 35 साल की उम्र है, और उसको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है जो कि 65 70 साल की उम्र के बाद हो, उसके पास 30 35 साल की टाइम पीरियड है जहाँ पर वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है और एक बड़ा कॉर्पस जनरेट कर सकता है अपने रिटायरमेंट के लिए। हाँ। दैट इज द वे वन शुड थिंक कि ये जो आप कॉर्पस क्रिएट कर रहे हो, ये आपके लिए एक सप्लीमेंट्री इनकम खड़ी कर देगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जितना आज आप कमा पा रहे हो उससे ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट कमा के देगा आपको फ्यूचर में। ग्रेट ग्रेट और वो हिसाब से किसी भी इंसान को सोचना चाहिए, ग्रेट तो वो ऑटोमेटिकली उसके डिसीजन सही हो जाएंगे। ग्रेट। ग्रेट केडिया साहब, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि मार्केट को टाइमिंग नहीं करे, जितना लंबा समय देंगे उतनी सुपर वेल्थ बनेगी। ऑलरेडी सुंदरम ने एक मूवी बना की है, एक चावल के दाने वाली, तो उसमें प्रैक्टिकली बता रखा है कि एक चावल के दाने से स्टोरी स्टार्ट होकर चेस के लास्ट कोने पर पहुंचती है, तो राजा का पूरा संपत्ति चला जाता है, तो भी वो उतना वेल्थ क्रिएट नहीं होता है। तो ओवरऑल लॉन्गर रन जो वेल्थ स्टोरी है इन इक्विटी मार्केट, जितना लंबा समय इन्वेस्टर स्टे करेगा उतनी अच्छी वेल्थ क्रिएट करेगा। समय समय पे पोर्टफोलियो को रिव्यू करते रहे, परफॉर्मिंग एसेट्स में बने रहे, और अपना टैक्स एपिटाइट के अकॉर्डिंग, अपनी रिस्क कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो निवेश करें, तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही सुप्रीम वेल्थ क्रिएट होने वाली है। थैंक यू सो मच सुधीर सर, आपने अपना कीमती खाली समय मैं दिया, एक ही बात इंपॉर्टेंट समय ऐड दिया। करना चाहूंगा, या खाली एक ही बात ऐड करना चाहूंगा, अभी रिसेंटली हम लोग के मिड कैप फंड की एनएवी जो है 800 रुपया टच करी। करीब ग्रेट। 21 साल पहले हम लोग ने 10 रुपये में ये एनएवी चालू की थी, तो 80 टाइम्स आपका पैसा हो गया इन्वेस्टर सुपर से। सुपर सुपर सुपर। सो किसी ने अगर स्टार्ट में 10 लाख रुपए लगाया तो आज वो 8 करोड़। दैट फिनोमिनल। इज द कॉल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ग्रेट ग्रेट। तो थैंक यू। सुधीर सर ने बताया कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है लॉन्गर टर्म के अंदर, प्रैक्टिकली इनके ग्रोथ मिड कैप कैटेगरी के फंड ने डिलीवर्ड किया है। 10 रुपए की एनएवी से 800 रुपए एनएवी, यानी 80 गुना पैसा बन चुका है। जस्ट ए क्लिक, मनी इज अवेलेबल इन अकाउंट। और जनवरी 18 तक इक्विटी का पूरा पैसा टैक्स फ्री था।
जनवरी 18 के बाद टैक्स लाइबिलिटी चालू हुई है, वो भी एलटीसीजी में ओनली 10%. दैट इज द लीस्ट टैक्स लाइबिलिटी इनटू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स. आई एम राइट सर? Yeah, that's right. Thank you so much, Sudhi sir. Thank you so much for giving your Coming. time to us. Thank you. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.